रवि को हड्डियों तक में एक गहरी थकान महसूस हो रही थी। ये टायर्डनेस सिर्फ काम की नहीं थी, बल्कि शहर के नॉन स्टॉप शोरगुल की भी थी। हर रोज हॉर्न्स की कर्कश आवाज, पैरों की भागदौड़, कभी ना खत्म होने वाली बकबक, ये सब उसे दबा रही थी। उसका सिर दुखता था और हिम्मत पस्त हो जाती थी। उसे शांति चाहिए थी, वैसी गहरी शांति जो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलती है। एक ऐसी खामोशी जो हवा की सरसराहट और दूर पंछियों की आवाज से जिंदा हो। शिमला अपनी ठंडी हवा और ऊंचे देवदार के पेड़ों के वादे के साथ उसे दूर से बुला रहा था। इस कंक्रीट जंगल से एक पनाहगाह। तो उसने एक छोटा बैग पैक किया, भागते दौड़ते शहर को बिना दोबारा देखे पीछे छोड़ा और एक बस पकड़ ली। ये बस शहर की तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट जैसी नहीं थी। धीरे धीरे घरघराती हुई उसे और दूर सुनसान शांत पहाड़ियों के बीचों बीच एक अनजान मंजिल की ओर ले जा रही थी। जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए रवि आखिरकार पहुंच गया। गांव बस कुछ घरों का झुंड था, शायद कोई 10-12 घर होंगे। एक घाटी में गहरे बुसे हुए, जैसे बाहरी दुनिया की भाग दौड़ ने इसे छुआ ही ना हो। धरती का कोई भूला बिसरा कोना। यहां कोई स्वागत करती हुई स्ट्रीट लाइट्स अपनी रोशनी नहीं बिखेर रही थी, बस शाम की हल्की धुंधली होती रोशनी थी जो नजारे को एक अजीब सा सपनों जैसा बना रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, एक बढ़िया मॉडर्न डिवाइस जो अब उसके हाथ में बस कांच और मेटल का एक बेकार टुकड़ा था, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सिग्नल बार्स नहीं थे जो उसे उस जिंदगी से जोड़ सकें जिसे वो कुछ देर के लिए पीछे छोड़ आया था। जिस होटल का वादा था, वहां का रास्ता उसे एक गुजरते हुए चरवाहे लड़के ने बताया, जिसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। बहुत लंबा और मुश्किल था, पहाड़ों के और गहरे होते सायों में जाता हुआ एक ऐसा सफर जो वो इतनी देर से शुरू नहीं करना चाहता था। अंधेरे होते आसमान के सामने एक पुराना घर एक छोटी सी ऊंचाई पर खड़ा था, शांत घाटी को देखता हुआ। ये एक बड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर था, बहुत पुराने स्टाइल में बना हुआ, फिर भी ऐसा लगता कि हवा में पत्तों की सरसराहट जैसी धीमी आवाज में उसने रात के लिए एक कमरा ऑफर किया। रवि हिचकिचाया। उस घर में कुछ तो था, एक अनकहा डरावनापन जो उसकी रूह कंपा रहा था। लेकिन बढ़ते अंधेरे में लंबे अनजाने रास्ते पर चलने के ख्याल ने उसे ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। अंदर कदम रखते ही रवि को एक ऐसी हवा मिली जो धूल, सीलन भरी लकड़ी और किसी और चीज की गंध से भरी थी। कुछ पुराना और हल्का सा बेचैन करने वाला, जैसे भूली बिसरी यादें दीवारों से चिपकी हों। एक हिलते हुए टेबल पर रखे अकेले केरोसिन लैंप की रोशनी कमजोर और टिमटिमाती हुई थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं, जो बड़े कम सामान वाले कमरे के कोनों में रेंगती और मुड़ती हुई लग रही थीं। पुरानी लकड़ी के शहतीर उम्र से काले पड़ चुके नीची छत पर फैले हुए थे। हवा के हर झोंके के साथ मनहूसियत से चरमराते थे, जो ठीक से बंद ना होने वाली खिड़कियों से फुसफुसाती और कराहती हुई गुजरती थी, जैसे घर खुद आहें भर रहा हो। एक बेचैन करने वाली खामोशी जगह में फैली हुई थी, इतनी गहरी खामोशी कि किसी भी आवाज से ज्यादा भारी लग रही थी। फिर भी इस शांति के नीचे रवि इस अजीब बेचैन करने वाले एहसास को नहीं झटक पा रहा था कि उसे कोई अनदेखी आंखें देख रही हैं। इस घर में एक खामोश, चौकस स्वागत जो आने वाले रहस्यों और अनकही कहानियों से भरा था। पुराने घर में पहली रात बहुत लंबी थी, अंधेरे और अनजानी आवाजों की एक कभी ना खत्म होने वाली रात। नींद एक शर्मीला, इलूसिव मेहमान थी जो रवि के थके हुए दिमाग को गले लगाने से मना कर रही थी। वो सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल, हालांकि सीलन भरे बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। फिर जैसे ही उसे हल्की सी झपकी आने लगी, उसने वो सुना। एक हल्की सी आवाज, पहले तो लगभग ना सुनाई देने वाली, जैसे किसी खोई हुई बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन जैसे ही उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, आवाज साफ होती गई। एक लड़की थी, धीरे धीरे रो रही थी, उसकी सिसकियां दबी हुई थीं और गहरे, दिल दहला देने वाले दुख से भरी थीं। आवाज घर के पिछले हिस्से से आती लग रही थी, शायद किसी बंद कमरे से, एक ऐसी जगह जो उसने अभी तक देखी नहीं थी।
इससे उसकी रीढ़ में हल्की सी कंपी दौड़ गई। रात की शांति में बेचैनी का एक छोटा सा बीज बो दिया गया। अगली सुबह बूढ़ी औरत की दी हुई गरम चाय और बासी ब्रेड के सिंपल ब्रेकफास्ट पर रवि ने सावधानी से आवाजों के बारे में पूछा। क्या आपने कल रात कुछ सुना माता जी? उसने कैजुअल लगने की कोशिश करते हुए पूछा। जैसे कोई रो रहा हो। बूढ़ी औरत चाय को धीरे धीरे घोलते हुए रुकी। उसकी उम्र से धुंधली आंखें एक पल के लिए जैसे उसके आर पार देख रही हों। बस पुरानी यादें हैं बेटा, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज सपाट और बिना किसी इमोशन के थी। ये पुराना घर उनसे भरा पड़ा है, अतीत की गूंज बस, और कुछ नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन छोटा था, लगभग टालने वाला, लेकिन उसकी आंखों में दुख की एक झलक थी, एक गहरा दुख जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। घर ऐसा लगता था अपने राज अपने सीने में दबाए हुए था, उन्हें क्यूरियस अजनबियों से ईर्ष्या से बचाता हुआ। अगली रात वो बेचैन करने वाला रोना वापस आया। इस बार वो ज्यादा तेज था, ज्यादा साफ, सिसकियां और भी डेस्परेट थीं, एक ऐसे दुख से भरी जिसे कोई दिलासा नहीं दे सकता था, जिसने रवि का दिल दहला दिया और साथ ही उसे बढ़ते हुए डर से भर दिया। वो चुपचाप लेटा रहा, ध्यान से सुनता हुआ। दमघोंटू खामोशी में उसकी अपनी सांसें भी तेज लग रही थीं। फिर अंधेरे में पहले से ही चौड़ी उसकी आंखों ने एक हरकत पकड़ी। एक पतली सी परछाई, काली और लंबी, कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर वाले कमरे के दरवाजे के नीचे दिखाई दी। पिछला कमरा। वो थोड़ा सा हिली, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, हिचकिचा रहा हो, फिर चुपचाप गायब हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो जानता था कि वो इसे बस इग्नोर नहीं कर सकता। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रवि धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर ठंडे लग रहे थे। वो दबे पांव कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। घर फिर से शांत था, सिवाय बाहर हवा की दर्द भरी आहट के। वो पिछले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। जंग लगे नॉब को पकड़ते हुए उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसने उसे धक्का देकर खोला। कमरा छोटा था, दमघोंटू रूप से खाली और इस्तेमाल ना होने और सड़न की गंध से भरा हुआ था। हर चीज पर धूल एक कफन की तरह बिछी हुई थी, सिवाय बीच में रखी एक छोटी टूटी फूटी टेबल के। उस पर एक फीकी सी फोटोग्राफ एक पुराने चांदी के फ्रेम में रखी थी। उसने उसे उठाया। ये एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, शायद 10 या 12 साल की, चमकदार मासूम आंखों और शर्मीली मुस्कान वाली। तस्वीर के नीचे साफ हैंडराइटिंग में लिखा था, गुड़िया 1997 लापता। फोटोग्राफ मिलने से रवि के अंदर ठंड की एक नई लहर दौड़ गई। गुड़िया, ये नाम उसके सुने हुए रोने की आवाज से मेल खा रहा था। उसने हाथ में फोटोग्राफ लेकर बूढ़ी औरत से फिर बात की। इस बार उसका संयम टूटता हुआ लगा। उसकी आंखें बिन बरसे आंसुओं से भर गईं। वो आखिरकार बोली। उसकी आवाज एक पुराने याद किए हुए दर्द से कांप रही थी। गुड़िया उसकी बेटी थी, उसकी इकलौती औलाद। बहुत साल पहले खो गई थी, उसने बताया। गांव से बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो गई। कुछ कहते थे कि वो एक ट्रैवलर के साथ भाग गई थी, एक अजनबी जो वहां से गुजरा था, जिसने उसे पहाड़ों के पार एडवेंचर वाली जिंदगी का वादा किया था। लेकिन बूढ़ी औरत ने कभी यकीन नहीं किया। गुड़िया उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। एक कहानी, एक दुखद कहानी जो सालों से गांव में फुसफुसाई जाती थी। फिर बूढ़ी औरत ने उसे और बताया। उसके शब्द एक डरावनी तस्वीर बना रहे थे। गांव के लोग, कुछ जो अब भी याद करते थे, मानते थे कि गुड़िया की बेचैन आत्मा उस पुराने घर में भटकती है। उसकी मासूम रूह को शांति नहीं मिल पा रही थी। वो कहते थे कि वो कभी कभी नए ट्रैवलर्स को दिखती है, उन अजनबियों को जो उसकी छत के नीचे रहते थे। शायद वो कुछ खोई हुई चीज ढूंढ रही हो, या शायद कुछ फुसफुसाते थे, अपने अकेलेपन में एक साथी ढूंढ रही हो, या शायद रवि के मन में एक और भयानक का ख्याल आया। वो किसी अनजाने अन्याय का बदला लेना चाहती हो। पहाड़ की हवा से भी ज्यादा ठंडी एक सिहरन रवि की रीढ़ में दौड़ गई। उसने इसे एक बूढ़ी औरत की दुहक में डूबी हुई बकवास, एक लोकल भूत की कहानी कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन वो रोना, वो परछाई, वो फोटोग्राफ, सब कुछ बहुत असली लग रहा था। उस रात
नींद सिर्फ इल्यूसिव नहीं थी, वो एक जंग का मैदान थी। रवि बिस्तर पर लेटा था, उसकी हर नस तनी हुई थी, खामोशी को सुन रहा था, जो अब अनदेखे सायों से भरी हुई लग रही थी। वो शायद आखिरकार सो ही गया होगा, क्योंकि उसने खुद को एक भयानक सपने में पाया। वो पिछले कमरे में था, हवा भारी और ठंडी थी। गुड़िया उसके सामने खड़ी थी, गंदी खिड़की से आती चांदनी में उसका चेहरा पीला और उदास था। फोटोग्राफ वाली उसकी चमकदार आंखें अब खोखली थीं, एक पुराने दुख से भरी हुई। फिर धीरे धीरे उसके छोटे हाथ सरप्राइजिंगली मजबूत उसकी तरफ बढ़े। वो उसके गले पर कसते गए और कसते गए। उसने चीखने की, लड़ने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। वो एक जोर की हाफ के साथ उठा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका दिल पसलियों से ढोल की तरह टकरा रहा था। वो सीधा बैठ गया, ठंडे पसीने में भीगा हुआ। बुरे सपने के अवशेष एक कफन की तरह उससे चिपके हुए थे। उसने अपने गले को छुआ, उसकी उंगलियां कांप रही थी, और फिर उसने उन्हें महसूस किया। छोटे, हल्के, लाल निशान, जैसे छोटी उंगलियों के निशान। वो बिस्तर से हड़बड़ाकर उठा, लैंप टटोलने लगा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से माचिस जला पाया। टिमटिमाती रोशनी में उसने दीवार पर लगे टूटे शीशे के टुकड़े में अपना रिफ्लेक्शन देखा। निशान साफ तौर पर वहां थे, छोटे नाजुक हाथों के निशान उसकी स्किन पर। यह कोई सपना नहीं था, उसे निकलना होगा अभी। जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी पहाड़ की चोटियों पर फैलने लगी, उसने अपना बैग उठाया और घर से भाग गया। तब तक पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, जब तक वो रास्ते में बहुत दूर नहीं निकल गया। जब उसने आखिरकार देखा तो घर एक जला हुआ, खोखला खंडहर था। उसके काले कंकाल जैसे अवशेषों से अब भी हल्का धुआं उठता दिख रहा था, जैसे वो कुछ घंटे पहले ही जला हो, सालों पहले नहीं। उस रिमोट गांव से मेरे भयानक एस्केप को 6 लंबे महीने बीत चुके थे। मैं शहर वापस आ गया था, उसके जाने पहचाने शोर और हलचल से घिरा हुआ। लेकिन पहाड़ों में जिस शांति की मुझे तलाश थी, वो पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रही थी। शहर की लाइट्स कठोर और बेरहम लग रही थीं। जिंदगी की लगातार गूंज मेरी अपनी बेचैनी की एक इरिटेटिंग याद दिला रही थी। नींद जब आती भी थी तो कोई असली एस्केप नहीं देती थी। अंदर की उथल पुथल से कोई राहत नहीं मिलती थी। गुड़िया का पीला उदास चेहरा मेरे जागते हुए घंटों में मुझे सताता था। उसकी धीमी डेस्परेट चीखें मेरे दिनों के शांत पलों में गूंजती थीं और मेरे भयानक बार बार आने वाले सपनों में दोहराई जाती थीं। मेरे गले पर हल्के निशान तो कब के मिट चुके थे, लेकिन उन छोटे ठंडे हाथों की याद, उसकी मौजूदगी का दमघोंटू बोझ मेरे दिमाग में गहराई से बुसा हुआ था। एक लगातार डरावनी याद। मैं जानता था मुझे जवाब चाहिए। उस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मेरे साइके पर एक कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ गया था। जिस शांति की मुझे चाहत थी, उसकी जगह एक खा जाने वाली एंजाइटी ने ले ली थी। एक लगातार पीछा किए जाने का एहसास, सिर्फ एक याद से नहीं, बल्कि किसी ज्यादा ठोस, ज्यादा असली चीज से। एक बरसाती दोपहर, एक धूल भरी सेकंड हैंड बुक स्टोर में ध्यान बंटाने के लिए मुझे एक पुरानी लेदर बाउंड किताब मिली। उसका कवर फीका पड़ चुका था, उसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। ये एक लोकल क्रॉनिकल थी, शिमला की पहाड़ियों की भूली बिसरी कहानियों और लोक कथाओं से भरी हुई। जब मैं यूं ही उसके नाजुक पन्ने पलट रहा था, एक नाम मेरी आंखों के सामने आया, गुड़िया। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। किताब उस गांव के बारे में बता रही थी जहां मैं गया था, उसके पुराने रहस्यों, भटकती आत्माओं और उन त्रासदियों के बारे में जिन्हें वक्त पूरी तरह मिटा नहीं पाया था। ये गुड़िया की कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसी लड़की नहीं जो बस भाग गई थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा जिसके साथ अन्याय हुआ था, जिसकी रूह को आराम नहीं मिल पा रहा था। उन पुराने नाजुक पन्नों से फुसफुसाहट आ रही थी कि उसकी आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि बहुत दुखी थी, अपनी असमय मौत की जगह से बंधी हुई थी। उसे इंसाफ चाहिए था, किताब ऐसा कह रही थी। उसकी अधूरी कहानी का एक हल, एक सच जिसे रोशनी में लाना था। मुझे एक अजीब, ना टाला जा सकने वाला खिंचाव महसूस हुआ। एक ऐसी जिम्मेदारी जो मैंने मांगी नहीं थी, पर जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं अब उससे जुड़ चुका था,
एक ऐसे तरीके से जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मैंने किताब बंद की। एक नए इरादे ने मेरी नजरों को सख्त कर दिया। मैं जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो मेरी रूह में गहराई तक बैठ गई थी, कि मुझे क्या करना है। मुझे वापस जाना था, वापस उस दूर भूले बिसरे गांव में जो ऊंचे पहाड़ों में बसा था, वापस उस जगह पर जहां वो भयानक सपना शुरू हुआ था, जहां एक बच्चे के भूतिया रोने से बेचैन करने वाली खामोशी टूटती थी। शायद, मैंने सोचा, सच का पता लगाकर, ये समझकर कि उस छोटी गुड़िया के साथ सच में क्या हुआ था, मैं न सिर्फ उसकी बेचैन आत्मा के लिए, बल्कि आखिरकार अपने लिए भी शांति पा सकूंगा। शहर अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ अब मुझे रोक नहीं सकता था। पहाड़ मुझे वापस बुला रहे थे, इस बार शांति के लिए नहीं, बल्कि एक हिसाब किताब के लिए। गांव का वापसी का सफर अलग महसूस हो रहा था। पहाड़ ज्यादा उदास लग रहे थे, खामोशी और गहरी। या शायद मैंने सोचा, मैं बदल गया था। मेरी सोच उस डर और रहस्य से रंगी हुई थी जो अब मेरे दिमाग में इस जगह को घेरे हुए था। गांव जब मैं पहुंचा, पहले से भी ज्यादा सुनसान लगा, जैसे वहां के रहने वालों ने मिलकर इसे इसके भूतों और यादों के हवाले करने का फैसला कर लिया हो। हवा भारी थी, सिर्फ पाइन और गीली मिट्टी की महक से नहीं, बल्कि अनकही कहानियों से, वक्त की परतों के नीचे दबे राजों से। पुराने घर की जगह तक जाने वाला संकरा घुमावदार रास्ता घास फूस से भर गया था। बढ़ते जंगल में लगभग खो सा गया था, जैसे नेचर खुद उस जमीन और उसके दुखद इतिहास को वापस लेना चाह रही हो। घर का जला हुआ खंडहर भूरे बादलों से घिरे आसमान के सामने एकदम वीरान खड़ा था, एक ऐसी ट्रेजेडी का भयानक स्मारक जिसे मैं अभी समझना शुरू ही कर रहा था। काले पड़ चुके शहतीर टूटी हड्डियों की तरह बाहर निकले हुए थे और हवा खाली खिड़कियों के छेदों से दर्दनाक तरीके से सीटी बजा रही थी। मैंने गांव के बुजुर्गों को ढूंढा, जो कुछ बचे थे, और टूटी फूटी कहानी के और टुकड़ों को जोड़ा। मुझे ये जानकर गहरा सदमा और अविश्वास हुआ कि घर सच में जल गया था। हाल ही में नहीं, बल्कि पूरे 25 साल पहले। जिस बूढ़ी औरत से मैं मिला था, जिसने मुझे पनाह दी थी और अपनी लापता गुड़िया के बारे में बताया था, वो भी बहुत पहले गुजर चुकी थी। आग लगने से सालों पहले एक ठंडी तेज कंपकंपी मेरी रीढ़ में दौड़ गई। उस भयानक रात में किससे या किस चीज से मिला था, समझने की मेरी खोज मुझे गांव के बाहर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर तक ले गई, जिसकी देखभाल एक अकेला पुजारी करता था। उसका चेहरा मंदिर के पुराने पत्थरों की तरह घिसा हुआ था। पुजारी, जिसकी आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान झलकता था, ने मेरी अविश्वसनीय कहानी को धैर्य से सुना। कहानी के आगे बढ़ने पर धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। गुड़िया की आत्मा, उसने कंफर्म किया, सच में इस जमीन से बंधी हुई थी। उसकी छोटी सी जिंदगी छीन ली गई थी। उसकी रूह पार नहीं जा पा रही थी। वो तब तक आजाद नहीं होगी, उसने धीमी और गंभीर आवाज में समझाया, जब तक उसका असली कातिल, उसकी दुखद मौत का असली कारण मिल नहीं जाता और उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, भले ही सिंबॉलिक तौर पर। सच, पुजारी ने कहा, बहुत गहरा दबा हुआ था, दशकों की राख और खामोशी के नीचे छिपा हुआ। फिर पुजारी ने बूढ़ी औरत गुड़िया की मां के बारे में बताया, एक नरम दुखी आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में जो डेस्परेशन में धकेल दी गई थी। उसने एक रूमर, एक काली फुसफुसाहट के बारे में बताया जो सालों से चली आ रही थी। ये एक आदमी के बारे में थी, एक बदमाश इंसान जो गांव में बुरे इरादों से आया था। उसकी नजरें छोटी गुड़िया पर थीं। बूढ़ी औरत ने अपने जबरदस्त प्रोटेक्टिव मां के प्यार में उसका सामना किया था। असल में क्या हुआ, ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन वो आदमी फिर कभी नहीं देखा गया। पुजारी ने इशारा किया कि बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को बचाने की डेस्परेट कोशिश में उसे मार डाला था और अपने भयानक राज को छिपाने के लिए उसने उसकी लाश को वहीं अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया था। एक काला राज जो इतने सालों की खामोशी और अकेलेपन में दबा रहा। एक सख्त इरादा मुझ पर हावी हो गया। मैं इतनी दूर आ चुका था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे सच जानना ही था, गुड़िया के लिए और अपने लिए भी।
मैं घर के जले हुए खंडहर पर लौटा। पुजारी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मंदिर से उधार लिए शवल और होठों पर एक प्रार्थना के साथ मैंने उस जगह खोदना शुरू किया जिसके बारे में पुजारी ने बताया था कि शायद मेन रूम रहा होगा। मिट्टी सख्त थी, अपने सालों पुराने राज छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऊंचे पहाड़ों की खामोश चौकस नजरों के नीचे घंटे बीत गए। सिर्फ शवल की लगातार खुरचने की आवाज और मेरी अपनी भारी सांसें ही सुनाई दे रही थी। पसीना मेरे चेहरे से बह रहा था, गंदगी और धूल में मिलता हुआ। फिर शवल किसी सख्त चीज से टकराया, कुछ ऐसा जो पत्थर या जड़ नहीं था। एक धीमी धमकने जैसी आवाज, एक नई तेजी के साथ मेरा दिल सीने में धड़कता हुआ। मैंने और सावधानी से खोदना शुरू किया, मिट्टी हटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। धीरे धीरे डरावने तरीके से काली मिट्टी से एक हड्डी बाहर निकली, फिर दूसरी। मुझे वो मिल गया था, एक इंसानी कंकाल खुद में सिमटा हुआ उथली कब्र में पड़ा था, और उसके बगल में सूखी मिट्टी में काफी अच्छी तरह से महफूज एक छोटी लेदर बाउंड डायरी थी। उसके पन्ने नाजुक थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, पर कुछ जगहों पर अब भी पढ़ी जा सकती थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसने उस आदमी की भयानक कहानी बताई, छोटी गुड़िया के लिए उसके काले शिकारी इरादे, उसके शैतानी प्लान्स, और फिर आखिरी एंट्रीज ने बूढ़ी औरत के पता चलने, उसके गुस्से और बचाव में उसके डेस्परेट हिंसक काम की तरफ इशारा किया। मैंने सावधानी से कंकाल के अवशेष और वो डैमिंग डायरी इकट्ठी की। मैं ये भयानक सबूत वापस गांव के मंदिर ले गया। बूढ़े पुजारी ने सुना। उसके घिसे हुए चेहरे पर गहरा दुहक था जब मैंने बताया कि मुझे क्या मिला है। सच जो इतने लंबे समय से दबा हुआ था, आखिरकार बाहर आ गया था। साथ में पुजारी के गाइडेंस में हमने मंदिर में एक गंभीर रिचुअल किया, गुड़िया की मुक्ति और इंसाफ के लिए एक सेरेमनी। प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों ने पवित्र हवा को भर दिया, और अगरबत्ती का मीठा तीखा धुआं आसमान की ओर उठा, हमारी प्रार्थनाएं ले जाता हुआ। ये गुड़िया की तड़पती आत्मा को आजाद करने की, उसे वो शांति दिलाने की गुहार थी जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। एक सिंबॉलिक इंसाफ जो बहुत देर से रुका हुआ था, आखिरकार मिल गया। उस रात पुजारी के दिए एक सिंपल कमरे में मैं सोया। पहली बार जो एक अनंत काल जैसा लगा था, वो एक गहरी बिना किसी परेशानी वाली नींद थी। फिर सुबह होने से पहले के शांत घंटों में मैंने एक सपना देखा। मैंने उसे फिर देखा, गुड़िया को, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, उसकी मौजूदगी में कोई डर नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी, एक कोमल शांत मुस्कान जिससे एक हल्की गर्म रोशनी निकल रही थी। उसका चेहरा शांत था, उसका रूप पारलौकिक। उसने बस हाथ हिलाया, धन्यवाद और विदाई का एक खामोश इशारा। फिर धीरे धीरे एक कोमल सुकून देने वाली रोशनी में गायब हो गई। जब मैं जागा, वो दमघोंटू भारीपन जो महीनों से मेरी रूह पर बोझ बना हुआ था, जा चुका था। मेरे दिमाग की खामोशी अब रोने की गूंज से भरी नहीं थी, बल्कि आखिरकार सचमुच शांत थी। गुड़िया आजाद थी, और उसे आजाद करके मुझे भी अपनी मुक्ति मिल गई थी।